हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो भाई। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ 12th क्लास का मैथमेटिक्स का टॉपिक है आव्यूह, मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि मैट्रिक्स यानी आव्यूह होता क्या है। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा। आव्यूह कुछ नंबर्स की या वस्तुओं की, है ना, एक आयताकार क्रम व्यवस्था होती है। क्या होती है? आयताकार क्रम व्यवस्था होती है। द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड मैट्रिक्स, आव्यूह। देखिए, जैसे हमारे पास कुछ संख्याएं हैं, पहले आपको बता देता हूँ परिभाषा क्या है इसकी। संख्याओं कॉमा वस्तुओं आदि की आयताकार क्रम व्यवस्था, आयताकार क्रम व्यवस्था क्या कहलाती है? आव्यूह कहलाती है। इंग्लिश में मैं बोले देता हूँ, इंग्लिश में लिखना हो यदि किसी को, द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, मैट्रिक्स में और मैट्रिक्स में क्या फर्क है बताएगा कोई? मैट्रिक्स और मैट्रिसेस क्या फर्क है? देखिए, मैट्रिक्स इज द सिंगुलर वर्ड। मैट्रिक्स क्या है? सिंगुलर वर्ड है ये, यानी ये एक वचन को डिनोट करता है। मैट्रिसेस आर प्लूरल वर्ड, ये बहुवचन शब्द है। यानी कि मैट्रिक्स में तो एक मैट्रिक्स होगी, है ना, यानी एक व्यवस्था होगी, और मैट्रिक्स में बहुत सारी व्यवस्थाएं होंगी। ठीक है। यानी ऐसे मान लो, एक तरीके से बहुत सारी मैट्रिक्स को हम किसी एक जगह ग्रुप में देख रहे हैं तो वो क्या है? मैट्रिसेस है। और मैट्रिक्स अगर सिंगुलर एक व्यवस्था है उसको हम मैट्रिक्स कह देंगे। ठीक है। तो ऐसे मान लीजिए कि मैट्रिक्स इज द टॉपिक ऑन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिसेस इज द टॉपिक ऑन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पर जो टॉपिक बनेगा, जो चैप्टर बनेगा, उसको हम मैट्रिसेस कहेंगे। ठीक है। चलिए देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये आव्यूह क्या है। जैसे कुछ नंबर्स ले लिए मैंने, मान लिया नंबर्स 2, 3, 5, 7। ये मेरे पास 8 भी है, चलो मान लो, एक 9 है, मेरे पास 6 नंबर है ये। ठीक है ना। तो इन 6 नंबर्स को हम कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, कितने तरीके से आयताकार रूप में लिख सकते हैं। तो जितनी भी आयताकार ये व्यवस्थाएं बनेंगी वो क्या कहलाएंगी? मैट्रिक्स कहलाएंगी। ठीक है। चलिए देखिए, एक व्यवस्था ये हो सकती है कि मैं 2, 3, 5 ऐसे लिखूं और 7, 8, 9 को ऐसे लिखूं मैं। बताइए, आयताकार है, इसमें कुछ लंबाई है और चौड़ाई भी है। आयताकार मतलब आयत के आकार में, रेक्टेंगुलर व्यवस्था। इसको ऐसे कह सकते हैं हम 2, 3, 5, 6 नहीं 7 है, और 8, 9। बोलो, ऐसे हो सकती है? ये भी आयताकार व्यवस्था है। आपको हम ऐसे कह सकते हैं इसको 2, 3, 5, 7, 8, 9। ये भी तो आयताकार व्यवस्था है। तो इस तरीके की बहुत सारी व्यवस्थाएं बन जाएंगी, एटसेट्रा। अब ये जितनी भी व्यवस्थाएं बनेंगी ये सब क्या कहलाएंगी? मैट्रिक्स कहलाएंगी, आव्यूह कहलाएंगी। ठीक है, क्लियर? मैट्रिक्स। ठीक है। चलिए, अच्छा, अब बात आती है मैट्रिक्स के कुछ एलिमेंट्स, अवयव। जैसे
मान लिया मैंने इस मैट्रिक्स को ए से डिनोट किया, ठीक है। मेरे पास एक मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये कोई मैट्रिक्स है। इसमें जो इस तरीके से व्यवस्था है इसको बोलते हैं पंक्ति। ये क्या है? पंक्ति। कितनी पंक्तियां हैं? तीन पंक्तियां हैं। इसको बोलते हैं स्तंभ। 1 2 3। कितने स्तंभ हैं? 3। इसको बोला जाता है पंक्ति गुणा स्तंभ को ऑर्डर, यानी आव्यूह का क्रम। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का क्रम। पॉज कर। तो प्यारे बच्चों, हम अब तक पढ़ चुके हैं आव्यूह क्या है, ठीक है। और अगला पॉइंट है आव्यूह का क्रम। आव्यूह का क्रम अथवा कोटि। क्रम अथवा कोटि। क्रम भी कह सकते हैं इसको और कोटि भी कह सकते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। संक्षेप में बताना चाहूं तो क्या होता है ऑर्डर? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, यानी किसी मैट्रिक्स में कितनी रो हैं और कितने कॉलम हैं, उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, इस तरीके से लिख देते हैं, तो कहलाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी आव्यूह की कोटि। जैसे मेरे पास कुछ मैट्रिक्स हैं, उनके हमें ऑर्डर बताने हैं। 2 1 3 5। बताइए कितनी रो है इसमें? एक तो रो ये R1, एक रो ये R2, 2 पंक्तियां हैं। कितने स्तंभ हैं? एक C1, एक C2, ये हो गया 2 स्तंभ हैं। तो 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है ये हमारी। कैसी है? 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है। अच्छा, इसमें एक और देख लीजिए, 1 2 3 4 5 3 2 1। बताइए कितनी पंक्तियां इसमें? ऐसे देखो, एक पंक्ति, 2 पंक्ति, R1 और ये R2, 2 पंक्तियां हैं। और एक स्तंभ ये है C1 C2 C3 C4। तो 2 पंक्तियां 4 स्तंभ, तो 2 बाई 4 इसका क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। क्लियर है? अब आव्यूह को हम इस रूप में कैसे लिखेंगे? जैसे मान लीजिए हमारे पास B कोई मैट्रिक्स है, BIJ M क्रॉस N। इसका मतलब क्या है? नमस्ते। इसका मतलब क्या है? M इसमें पंक्तियां हैं, M क्या है? पंक्ति, और N क्या है इसमें? स्तंभ। ठीक है। BIJ क्या है? इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है। ठीक है ना? पॉज। तो देखिए, अब तक हम सीख चुके हैं परिभाषा आव्यूह की क्या है, आव्यूह क्या होता है, आव्यूह का क्रम अथवा कोटि हमने सीख ली है। अब आगे आव्यूह का निरूपण। आव्यूह का निरूपण, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आव्यूह को? कोई मैट्रिक्स है, उसको संकेत की फॉर्म में, संकेत के रूप में कैसे लिखा जाएगा? जैसे मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है हमारे पास, उसके जो एलिमेंट हैं वो AIJ की फॉर्म में होंगे। जितने भी एलिमेंट हैं वो AIJ की फॉर्म में होंगे। और यदि M पंक्तियां हैं और N स्तंभ हैं, M बाई N इसका क्या नाम है? क्रम लिख दिया जाएगा। ठीक है। जैसे ये AIJ का मतलब क्या है? I पंक्ति को निरूपित कर रहा है और J
स्तंभ को, ठीक है। m इसमें पंक्तियों की संख्या है और n स्तंभों की संख्या है, ठीक है। जैसे एक मैं संकेत के रूप में लिखा हुआ aij 2/3 की मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या है, 2 पंक्तियां हैं उसमें और 3 स्तंभ हैं। तो आव्यूह किस तरीके का होगा, उसका ढांचा कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर क्या होगा उसका, 2 पंक्तियां, एक पंक्ति ऐसे ले लेंगे, एक पंक्ति हम ऐसे ले लेंगे, ठीक है। 2 पंक्तियां हो गई। स्तंभ कितने, 3, एक स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ। इसका मतलब एक एलिमेंट यहाँ आएगा, एक एलिमेंट यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 2/3 की मैट्रिक्स आपकी ये बन जाएगी। तो पहला एलिमेंट आई का मतलब पहली पंक्ति का, जे का मतलब पहले स्तंभ का। यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा ना वो कैसा आएगा, पहली पंक्ति A11। इसका मतलब क्या है, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का एलिमेंट है ये, समझ में आ रही है, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। यहाँ पर जो आएगा पहली पंक्ति का तो है लेकिन दूसरे स्तंभ का एलिमेंट है, ठीक। यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा वो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ठीक है। मैं जिससे बोलने के लिए कहूँ वही बोले, ठीक है ना। A21 दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट, A22 दूसरी पंक्ति का दूसरा एलिमेंट, A23 दूसरी पंक्ति का तीसरा एलिमेंट है, ठीक है ना। नोट करिए। एक और ले लेते हैं, B बराबर Bij 2/1 का मैट्रिक्स है, 2/1 का, यानी 2 पंक्तियां और एक स्तंभ है, केवल 2 पंक्तियां और एक स्तंभ। 2 पंक्तियां कौन कौन सी आएंगी, एक यहाँ आ जाएगी पंक्ति, एक यहाँ आ जाएगी। स्तंभ केवल एक ही है, एक ही स्तंभ है। तो इसका मतलब एक एलिमेंट यहाँ आएगा और एक एलिमेंट यहाँ जाएगा। तो यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ आएगा B11, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। यहाँ पर कौन आएगा, B21, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स कौन सी होगी हमारी, 2/1 की। एक और एग्जांपल देखिए, C बराबर Cij 3/2 का मैट्रिक्स है। 3 पंक्तियां 2 स्तंभ, 3 पंक्तियां 2 स्तंभ, एक एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ, 2 ही तो स्तंभ रखने हमें, एक एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। देखो 3 पंक्तियां हो गई, एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, एक स्तंभ, 2 स्तंभ, 2 स्तंभ हो गई। समझ में आ रही है। ये एलिमेंट कौन सा होगा हमारा, C11, ये होगा C12, ये C21, C22, C31, C32। मेरे बोलने की मना करने के बावजूद आप बोल रहे हो, इसका मतलब आप बहुत एक्साइटमेंट हो, आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ रहा है ना। चलिए अगला पॉइंट, भाई अगला पॉइंट है आव्यूह में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट, अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट एंड मैट्रिक्स। कितने एलिमेंट होंगे आव्यूह में। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स A बराबर Aij m क्रॉस n का है, m क्रॉस n का है। तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट यानी A में अवयवों की संख्या, A में अवयवों की संख्या बराबर जो कोटि है ना आपकी m/n, मल्टीप्लाई कर दो उसकी m/n, यही एलिमेंटों की संख्या होगी, ठीक है ना। जैसे हमारे पास कोई A बराबर Aij 3/4 का मैट्रिक्स है, तो आपसे पूछा जाए भाई कितने एलिमेंट है इसके अंदर, 12, सीधी सी बात है। तो नंबर ऑफ A में कितने एलिमेंट हैं, 3 × 4 बराबर 12, ठीक है ना। एक मैट्रिक्स है हमारे पास Aij 7/3 का, कितने एलिमेंट है इसके अंदर,
नंबर ऑफ ए बराबर 7 इंटू 3 बराबर 21। ठीक है, अब इसका उल्टा देखते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स थी, मैट्रिक्स का ऑर्डर पता था हमको, ऑर्डर से हमने क्या देख लिया, नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट यदि हमें दिए हैं तो उसका पॉसिबल ऑर्डर कैसे निकाले जाएंगे। ठीक है ना, तो हेडिंग लगाइए, नई हेडिंग लगाइए, लिखें आव्यूह में अवयवों की संख्या, आव्यूह में अवयवों की संख्या पता होने पर, अवयव संख्या पता होने पर संभव क्रम अथवा कोटि ज्ञात करना। तो अगली हेडिंग है संभव क्रम अथवा कोटि ज्ञात करना। क्या पता है हमको, हमको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने एलिमेंट है किसी मैट्रिक्स के अंदर। तो एलिमेंट पता है, इसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। यदि एग्जांपल फर्स्ट, यदि किसी आव्यूह में 6 अवयव हैं, 6 अवयव हैं, तो उस आव्यूह के सभी संभव पॉसिबल क्रम बताइए। कितने पॉसिबल ऑर्डर हैं इसके। तो देखिए भाई, अब ये हमें देखना है कि 6 को हम किन दो नंबर्स के मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं। 6 को किन दो नंबर्स के मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं। तो आप कहोगे सर 2 इंटू 3 कह सकते हैं, सही बात है, इसको 3 इंटू 2 भी कह सकते हैं, और बताइए 1 इंटू 6 कह सकते हैं, 6 इंटू 1 कह सकते हैं। बिल्कुल, और कोई तरीका है? तो 6 के कोई दो फैक्टरों में तोड़ना केवल 4 ही पॉसिबिलिटी हैं, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, 1 इंटू 6, 6 इंटू 1। ये इसके 4 संभव क्रम हो गए। कितने क्रम है इसके? 4 संभव क्रम है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 12, यानी किसी आव्यूह ए में 12 अवयव हैं, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे? तो सभी संभव क्रम बताइए, सभी संभव क्रम बताइए। कौन कौन से होंगे? देखो 12 को लिख सकते हैं, पहले शुरुआत करते हैं 1 से। 1 इंटू 12, 12 इंटू 1, बिल्कुल। 2 से 2 इंटू 6, 6 इंटू 2। अब 3 से देखिए, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3। 4 के बाद 5 से बनेंगे नहीं, क्योंकि 5 से 12 डिवाइड नहीं होता है। 6 से हो गया है, 6 इंटू 2, और कोई पॉसिबल नहीं है। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 6। कितने हो गए? 6 क्रम संभव हैं। ठीक है, नोट करिए। देखिए भी आगे, आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आज मैं आपको केवल ओरली डिस्कस करूंगा और इनके बारे में एक एग्जांपल लेकर के आपको बताऊंगा। अगर आपको डीपली पढ़ना है तो अगले वीडियो को देखिएगा, ठीक है ना। देखिए भी, पहला है स्तंभ आव्यूह। मैं बोल रहा हूँ, आप नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्तंभ आव्यूह क्या होता है? एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो।
एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभाव्यूह कहलाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका एक, तो पहले का एग्जाम्पल होगा स्तंभाव्यूह का। मान लीजिए ए बराबर 1 2 3, बताइए कितने स्तंभ है इसमें? एक स्तंभ है, इसलिए क्या है ये स्तंभाव्यूह है। ठीक है, अगला है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह क्या होता है? पंक्ति आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसमें केवल एक पंक्ति होती है। ठीक है, स्तंभ चाहे कितने भी हों, पंक्ति केवल एक हो। इसका एग्जांपल ले लीजिए बी बराबर 2 4 6 8, क्या है? एक पंक्ति है इसमें केवल, स्तंभ चाहे कितने भी हो। अगर यहाँ तक भी होता तब भी क्या होता? पंक्ति आव्यूह होता। ठीक है, चलिए अगला है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हों, जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या कैसी हो? बराबर हो। ठीक है, जैसे सी बराबर 2 4 6 8, 2 पंक्ति 2 स्तंभ बराबर है, कैसा है? वर्ग आव्यूह है। एक और ले लीजिए एग्जांपल, डी बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 पंक्तियां 3 स्तंभ हैं, कैसा है? वर्ग आव्यूह है। ठीक है, चलिए अगला है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसमें मुख्य विकर्ण के एलिमेंट को छोड़ करके अन्य सभी एलिमेंट शून्य हों। अब मुख्य विकर्ण क्या होता है ये समझना होगा आपको पहले, तो एग्जांपल ले रहा हूं उसका मैं, ई। पहली बात तो विकर्ण आव्यूह होने के लिए वर्ग आव्यूह होना जरूरी है ना, क्योंकि विकर्ण तभी बनेगा जब वो स्क्वायर फॉर्म में होगा, वर्ग के रूप में होगा। जैसे मान लिया मैंने ये एक एलिमेंट यहाँ है, एक एलिमेंट यहाँ है, एक एलिमेंट यहाँ पर है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3x3 का मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह है। इसको बोलते हैं हम विकर्ण आव्यूह। विकर्ण क्या नाम है? क्या है ये? विकर्ण है। इसको बोलते हैं मुख्य विकर्ण। क्या बोलते हैं इसको? मुख्य विकर्ण। यानी पहले वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर जो भी एलिमेंट आएंगे वो कहलाएंगे मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण के अवयव। तो मैंने बताया था अभी परिभाषा में आपको, यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के एलिमेंटों को छोड़कर अन्य सभी एलिमेंट शून्य हों, क्या कहलाता है? विकर्ण आव्यूह कहलाता है। जैसे मुख्य विकर्ण में यहाँ पर मान लीजिए 1 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है, बाकी सब कैसे एलिमेंट हैं? 0 0 हैं, बाकी सब कैसे हैं? 0 0 हैं। तो ये कहलाएगा आपका विकर्ण आव्यूह। यानी मुख्य विकर्ण में एलिमेंट नॉन जीरो हों, और जरूरी नहीं कि सभी नॉन जीरो हों, कुछ एलिमेंट नॉन जीरो हों, बाकी सब जीरो हों। ठीक है, तो मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़ करके अन्य सभी अवयव शून्य हों तो ऐसा आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्या है? अदिश आव्यूह। ऐसे नहीं, मुख्य विकर्ण यही होता है, ये मुख्य विकर्ण नहीं होगा, मुख्य विकर्ण ये होगा। ठीक है, अच्छा अगला अदिश आव्यूह क्या होता है? अदिश आव्यूह वह विकर्ण आव्यूह होता है। देखिए विकर्ण आव्यूह क्या होता है? वर्ग आव्यूह होता है ना। और मैं कह रहा हूं अब अगली बार अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह होता है। कैसा विकर्ण आव्यूह होता है? जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर हों, मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट बराबर हों, तो वो कहलाता है अदिश आव्यूह। कैसे? जैसे मान लिया मैं यहाँ पर 3 3 3 कह दूं, सभी एलिमेंट बराबर, बताओ विकर्ण आव्यूह है? यस, एलिमेंट बराबर हैं तो अदिश आव्यूह कहलाएगा ये। यानी ऐसा विकर्ण आव्यूह, परिभाषा लिख लीजिए इसकी, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हों, बराबर हों, क्या कहलाता है? अदिश आव्यूह कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्या है? तत्सम आव्यूह। तत्सम आव्यूह देखिए, तत्सम आव्यूह ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बन 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 हों। कितने हों? बन 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 हों, ये कहलाता है हमारा तत्सम आव्यूह। समझ में आ रही है? अगला क्या है? शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह क्या होता है?
शून्य अवयव वह अवयव होता है जिसके सभी एलिमेंट शून्य होते हैं। जैसे मान लीजिए F बराबर एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने 0 0 0 0, कैसा अवयव है ये? शून्य अवयव है। ऑल दी एलिमेंट या ऑल दी एंट्री ऑफ मैट्रिक्स इज 0, देन मैट्रिक्स आर कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझ में आया? अच्छा, इसमें मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, G बराबर 1 0 0 1, कैसा मैट्रिक्स है बोलो? क्या ये पहले बताओ, ये वर्ग अवयव है? वर्ग अवयव है क्योंकि 2/2 का मैट्रिक्स है। बताइए विकर्ण अवयव है? यस, क्योंकि मुख्य विकर्ण के एलिमेंट कैसे हैं? नॉन जीरो हैं, बाकी सब जीरो हैं। तो क्या ये अदिश अवयव है? यस, अदिश अवयव भी है क्योंकि मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट बराबर हैं। क्या ये तत्सम का अवयव भी है? यस, क्योंकि मुख्य विकर्ण के एलिमेंट 1 1 हैं, बाकी सब जीरो हैं। समझ में आ गई? उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ठीक है ना। अगर आपको इसका और एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी है तो दूसरी वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा। और मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो देखते समय कॉपी और पेन साथ में लेकर के बैठा करें ताकि आप नोट करके अच्छे तरीके से इसको समझ सकें। ठीक है। थैंक यू सो मच।